नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास, जिसमें आप शिक्षक भर्ती कला संकाय के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया, मगर सभी एग्जाम में संविधान जहां भी आता है हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी, क्योंकि सब में संविधान लगभग आते हैं और सभी जगह के लिए उपयोगी है। आपको हर एक क्वेश्चन यहीं से देखने मिलेंगे, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न व्यवहारिक पक्ष की ओर झुक गया है। ये पूरी क्लास भी व्यवहारिक तरीके से डिज़ाइन किया गया, इसलिए यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। या हम आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, उसके बाद उसी थ्योरी से जुड़े हुआ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाते हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे हमारा क्वेश्चन बनने लगा है। ठीक, आइए वीडियो नंबर 31 है। आप भाग 5 संघ पढ़ रहे हैं, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो उसी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का यह पार्ट 2 है। तो मंत्रिपरिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पे आप सबके सामने खड़ा किया था। इसका लगभग आपको अंदाजा मैंने मंत्रिपरिषद वाले शब्द का लगभग या मंत्रिमंडल का आपको लगभग ऊपर नॉलेज हो गया कि भाई दोनों अलग कैसे हैं, दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों जुड़े हुए क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। तो वैसे जैसे क्वेश्चन मैंने खड़ा किया था कि सबसे पहले बताइए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक शब्द है, दोनों अलग अलग है। दूसरा, संविधान के निर्माण के समय मंत्रिपरिषद शब्द था या मंत्रिमंडल शब्द था। कौन से शब्द इसमें से संविधान संशोधन करके बाद में जोड़ा गया था, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया था। दोनों में ज़्यादा बड़ी कौन होती है, मंत्रिपरिषद ज़्यादा बड़ी होती है, व्यापक होती है, मंत्रिमंडल ज़्यादा बड़ी होती है। कौन दोनों में बड़ा है, कौन छोटा है, दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये सब चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने मिलेगा, है ना। तो वही आपको जब देखने मिलेगा मंत्रिपरिषद के गठन का जुड़ा हुआ पूरा बात कौन से अनुच्छेद में है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको लास्ट क्लास में मिला होगा, और इस क्लास में आपको और ज़्यादा अच्छे समझ होगी, क्योंकि अब इसमें मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा अच्छे से व्यापक स्तर पे ज्ञान अर्जन करेंगे। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, जिनको ये नहीं पता कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, हर एक शब्दों का आंसर दोस्तों हम इस क्लास में देने की कोशिश करेंगे। आइए आते हैं दोस्तों अगले क्लास में, मगर इससे पहले एक और क्लास है, उसको जरूर पढ़िएगा, तब ये वाला क्लास आपके लिए फायदेमंद है। संविधान के 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेदों का यह एक स्लाइड, ये दूसरा स्लाइड और ये तीसरा स्लाइड है भाग 22 तक का। इन स्लाइड्स को हमको टाइम अगर बचा, 1 घंटे से पहले क्लास खत्म हुई, टाइम बचा तो लास्ट क्लास में आपको लास्ट टाइम पे आपको हम इसको रिवीजन करवा देंगे। फिलहाल हम आते हैं दोस्तों अपने मेन आज के कंटेंट के ऊपर। इन तीनों स्लाइड को आपको पता है हर एक पार्ट में संविधान के भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद कूट में पूछ लिए जाते हैं, तो उसको हम लास्ट में याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे, टाइम बचेगा। क्लियर। आइए फिलहाल हम आज का टॉपिक चालू करते हैं, वो है सर मंत्रिमंडल। ठीक, आज आपको बहुत सारे शब्दों के बारे में सीखने मिलेगा। जैसे आप लास्ट टाइम सीखे कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री की सहायता करने के लिए कोई मंत्री पद नियुक्त किया जाता है, वह राज्य मंत्री होता है। और वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डाउट होते हैं, सारे डाउट का आंसर मैं आज दूंगा लाइन से क्वेश्चन बना के, तो इसलिए आराम से क्लास को देखिए, सब चीज़ आपको पता चलने वाला है। तो मंत्रिपरिषद शब्द तो आप जान गए कि मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 1997 से पहले उप मंत्री से मिल करके बना है। ठीक, यस। आइए फिलहाल हम इधर आते हैं। तो मंत्रिमंडल क्या, मंत्रिमंडल मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री से और कभी कभी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये मंत्रिमंडल फिलहाल हम देखते हैं एक डायग्राम के रूप में आपके सामने। ये दोस्तों वह डायग्राम, इसमें आज आपको सीखने मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। इसको हटाते हैं कि सर मंत्रिमंडल क्या होता है। सर ये मंत्रिमंडल क्या सिर्फ कैबिनेट मंत्री से मिलकर बना होता है। सर किचन कैबिनेट क्या होता है। सर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। सर ये छाया कैबिनेट क्या होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको इसमें दिख रहे हैं, और ये बहुत सारे डायग्राम आपको दिख रहा है ना। यस, तो आपको भी इसके बारे में जानकारी है नहीं, तो इसमें हम एक एक शब्द को, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, छाया कैबिनेट, किचन कैबिनेट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, हर एक शब्द को हम अच्छे स्तर पे समझते हैं। इसमें से कैबिनेट मंत्री को तो आप जान ही चुके हैं। तो आइए क्लास की हम करते हैं शुरुआत, तब हम आएंगे लास्ट में इसी डायग्राम के ऊपर। ठीक, चलिए। सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात मंत्रिमंडल के मुख्य रूप से जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो सब के सब मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्रियों से मिलके ही मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिपरिषद की, देखिए मंत्रिमंडल नहीं मंत्रिपरिषद बोल रहा, मंत्रिपरिषद की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है,
अर्थात मंत्रिपरिषद की जितनी भी शक्ति है, रियल मायने में उस सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। तो मंत्रिपरिषद की सारी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि भैया मंत्रिपरिषद का भी सबसे बड़ा पद कौन सा है? कैबिनेट मंत्री का। और मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री ही बैठते हैं कहाँ पे? मंत्रिमंडल में। तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री जो बैठ रहे हैं, सारी शक्ति उनके हाथ में ही है। इसलिए मंत्रिमंडल की सामान्यतः एक बार सप्ताह में मीटिंग होती है। किसकी? मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं दोस्तों, मंडल पे आ जाइए। मंत्रिमंडल की सामान्य रूप से एक बार सप्ताह में मीटिंग होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कार्य करता है तथा मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय माने जाते हैं। तो मंत्रिमंडल जो भी निर्णय ले ले, मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय माने जाते हैं। याद रखेंगे ये बात, इसको घुमा के आगे पीछे करके दे देगा नहीं। मंत्रिमंडल के निर्णय ही मंत्रिपरिषद के निर्णय माने जाते हैं, याद रखिएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 से कहा गया कि मंत्रिमंडल राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय हेतु सर्वोच्च संस्था होगी। गौर कर लीजिए, मैंने क्या बोला था? मंत्रिमंडल जैसा कोई भी शब्द नहीं था संविधान में। पहले संविधान का निर्माण हुआ तब केवल एक शब्द था, मंत्रिपरिषद। 44वें संविधान संशोधन 1978 करके उसके बाद जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से कि मंत्रिमंडल राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय हेतु सबसे सर्वोच्च संस्था होगी। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए राजनीतिक सबसे सर्वोच्च राजनीतिक संस्था कौन सी है, सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था कौन सी है, या सबसे सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय हेतु सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो आंसर तीनों का एक ही है, वो है मंत्रिमंडल। तो क्लियर हो गई बात। पहला बात तो यही क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भैया संविधान के निर्माण के समय कौन शब्द था? केवल मंत्रिपरिषद शब्द था। मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो उसके बाद ही डिसाइड हो गया कि मंत्रिमंडल ही राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था होगी। इसलिए आप क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं न्यूज़ में दिखते हैं तो मंत्रिमंडल का मीटिंग हो रहा है ना? यस। कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स का मीटिंग हो रहा है। यस। आइए, तो आपको इतना समझ में आ गया? आइए, अब इसमें एक एक शब्द का मतलब भी आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम आते हैं इसमें जो शब्द आपको देखने पर मिल रहा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या है, छाया कैबिनेट क्या है, इन सब को हम समझते हैं। आइए पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इसे मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद करती है। सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं? केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण करते हैं? सभी मंत्री करते हैं। तो मंत्रिमंडल का गठन कौन, मतलब मंत्रिमंडल किन किन से मिलकर बनी हुई है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण से, केंद्रीय और राज्य मंत्रीगण से, सभी मंत्रीगण से, मंत्रिपरिषद से। तो भाई मंत्रिपरिषद तो अलग है, तो मंत्रिमंडल उससे बनेगा नहीं। तो आंसर क्या लेना है आपको? आप ऐसे ही सोचते हैं तो ये आंसर आपको चौंकाएगा। देखिए आंसर है केवल केंद्रीय मंत्रीगण से, अर्थात केवल कैबिनेट मंत्रीगण से। अर्थात मंत्रिमंडल का गठन होता है केवल कैबिनेट, सिर्फ कैबिनेट मंत्रीगण से मिलकर के, केवल कैबिनेट मिनिस्टर से मिलकर के, सेंट्रल मिनिस्टर से मिलकर के। क्लियर? यस सर। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए, मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? अगर आप मंत्रिपरिषद से अपना पद त्यागना चाहते हैं तो आप किसे अपना त्याग पत्र देंगे? वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को? आंसर बहुत स्पष्ट है सर, आंसर है राष्ट्रपति जी को, क्योंकि सारे मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवा करके राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को खुद नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। तो आंसर हो गया ए, राष्ट्रपति जी को ही त्याग पत्र देंगे। जो जिसकी नियुक्ति करता है वो उसी को त्याग पत्र देता है। केवल हाईकोर्ट वाले जज के केस में अलग है कि हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति तो राज्यपाल करवा देते हैं, शपथ ग्रहण करवा देते हैं, मगर त्याग पत्र सो राष्ट्रपति जी को देते हैं। सिर्फ वही अलग है, बाकी आप देखते चलिए। आइए, किचन कैबिनेट क्या होता है? अब ये शब्द देखिए। हाँ सर, किचन कैबिनेट क्या है? इस शब्द को देख लीजिए। इस शब्द देखिए, फिर लास्ट में आपको मैं एक बार मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का एक व्यापक अध्ययन दूंगा, जिससे आपका हर एक माइंड का सोचने का तरीका स्पष्ट होगा कि क्या मंत्रिमंडल है और क्या है मंत्रिपरिषद। ख्याल इधर आते हैं, किचन कैबिनेट क्या है? देखिए, किचन कैबिनेट आपने सुना था ना, तो इसी क्वेश्चन आ गया कि किचन कैबिनेट किसे कहते हैं? तो कैबिनेट के सदस्य कुछ तथा सभी, कैबिनेट के कुछ सदस्य या सभी सदस्य तथा अन्य बाहर के व्यक्ति भी, जो मित्र परिवार के संगी संबंधी आदि, इनका निर्माण प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए करते हैं। मतलब कुल मिला के क्या है सर?
किचन कैबिनेट, बस एक ही चीज आपको ध्यान देना पूरा पढ़ने के बाद भी कि रियल मायने में किचन कैबिनेट क्या है। तो किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए इसका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण अर्थात एक ऐसे कैबिनेट का निर्माण प्रधानमंत्री जी करते हैं खुद की सहायता के लिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए जिस कैबिनेट का निर्माण करते हैं कि हाँ भैया मुझे सलाह मशवरा देने के लिए ये अभी विद्वान लोगों का एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेता हूँ। तो जो प्रधानमंत्री जी अपने आप को सलाह देने के लिए जिन विद्वानों का ग्रुप बना करके अपने पास रखे रहते हैं, तो उनका भाई खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा ना। यस, तो आपके ही किचन में तो खाना खाएंगे ना, क्योंकि आप अपने काम के लिए उनको रखे हैं। तो आपके किचन में ही वो खाना खा रहे हैं, इसलिए इसको किचन कैबिनेट बोलते हैं। जैसे आपके किचन में हर अलग अलग प्रकार के बर्तन है, साजो है, सामान है, अनाज है, और सबसे अलग अलग प्रकार का सामान बना सकते हैं। हर अलग अलग बर्तन से, अलग अलग अन्न से आप अलग अलग टाइप का डिश बना सकते हैं। वैसे ही आपके किचन कैबिनेट में आपके किचन में बहुत अलग अलग प्रतिभा वाले विद्वान वो इकट्ठा हुए हैं, और उन सबसे आप सलाह ले लेके अलग अलग नियम नीति लागू कर सकते हैं। तो बस वैसे ही प्रधानमंत्री जी जिन विद्वानों को अपने पर्सनल सलाह मशवरे के लिए एक ग्रुप बना करके रखते हैं, उसे कहते हैं किचन कैबिनेट। तो इसका निर्माण प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए करते हैं। तो किचन कैबिनेट क्या है? प्रधानमंत्री की सहायता के लिए बना हुआ कैबिनेट किचन कैबिनेट कहलाता है। बात खत्म। और ये कैबिनेट में कौन लोग हो सकते हैं? इस कैबिनेट में या तो कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं, कुछ सदस्य, या कैबिनेट के सभी सदस्य कैबिनेट से ही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें कैबिनेट से ही जो कैबिनेट मंत्री बने उनमें से ही कुछ सदस्य मिल गए। मान लीजिए मेरे को 10 लोग लेने थे, तो मैं इसमें 10 में से 5 सदस्य कैबिनेट से ले लिया, 5 सदस्य बाहर से ले लिया, 5 कैबिनेट से ले लिया और 5 बाहर से ले लिया, या कैबिनेट के कुछ सदस्य या कैबिनेट के ही सभी सदस्य। तो 10 में से 10 सदस्य मैं कैबिनेट से ही ले लिया, या अन्य बाहर के व्यक्ति जो 5 में लिए थे कैबिनेट से और 5 बाहर से लिया मैं, तो अन्य बाहर के व्यक्ति होते हैं, बाहर के व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वो आपके मित्र परिवार के सगे संबंधी आदि इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं, है ना। क्लियर हो गई बातें? यस। तो अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप भी अपनी सहायता के लिए किचन कैबिनेट का निर्माण कर सकते हैं। चाहे उसमें आप कैबिनेट से कुछ लोगों को रख लीजिए और कुछ बाहर लोग से विद्वान लोगों को मिला करके बना लीजिए, ठीक, या भैया पूरा कैबिनेट से पूरे लोगों को रख लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन ये क्या, किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री की सहायता के लिए होता है। और मैं पहली बार ही बता रहा हूँ कि पहली बार आप में से किसी को पता चला होगा कि किचन कैबिनेट क्या होता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप में शायद ही कोई एक आध बच्चा निकले जिसको एक बार किचन कैबिनेट के बारे में पता होगा। नहीं तो आप खुद ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरे को, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को पता है, ऐसे भी जो वीडियो देखते हैं बहुत ईमानदार है कि हाँ सर हमको पहली बार किचन कैबिनेट क्या होता है ये जानने मिला। तो बोला ना, हर दिन में ज्ञान में एक भी चीज़ अगर आपने ऐड कर रहे हैं तो वही दोस्तों रियल विकास है आपका, रियल वही आपकी समृद्धि है। आइए आगे बढ़ते हैं। किचन कैबिनेट खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब तक सबसे शक्तिशाली किचन कैबिनेट इंदिरा गांधी व अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। एक और क्वेश्चन, इंदिरा जी ने अपने किचन कैबिनेट में वाई.वी. चौहान, उमा शंकर दीक्षित, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर करण सिंह और लोगों को रखे थे। और उसके बाद अटल जी अपने किचन कैबिनेट में लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन और लोगों को रखा था। अर्थात अभी तक सबसे ज़्यादा मजबूत शक्तिशाली किचन कैबिनेट इंदिरा गांधी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है, उनमें कौन कौन व्यक्ति आपके सामने में रख दिया हूँ। फिलहाल इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर ये वाला लाइन से आ सकता है, बाकी इन दोस्त क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी आपको ध्यान रखना है, उमा शंकर दीक्षित, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर करण सिंह, 3 नाम है याद रखना है, और उधर वाई.वी. चौहान, इंदिरा गांधी जोड़ करके यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, अटल बिहारी वाजपेयी जी से जोड़ करके। चलिए, किचन कैबिनेट खत्म होता है तो उसके बाद आपका हिस्सा आता है सर किसका? छाया मंत्रिमंडल का, शैडो कैबिनेट का। चलिए सर, छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट, यह ब्रिटेन में पाया जाता है। कौन सा? छाया मंत्रिमंडल जो शब्द है ब्रिटेन में पाया जाता है मुख्य रूप से। सर छाया मंत्रिमंडल होता क्या है? रियल मायने में छाया मंत्रिमंडल कुछ और ना होकर के, जैसे मान लीजिए मैं अभी बहुमत प्राप्त दल का नेता हूँ और आप मेरे विपक्षी हैं, तो मैं जो भी निर्णय ले रहा हूँ आप मेरे साथ साथ उसका विरोध करने चल रहे हैं, जिसमें कमियां बताने के लिए चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ मैं चलूँगा मेरी छाया मेरे साथ साथ चलेगी, जहाँ जहाँ मैं चलूँगा मेरी छाया मेरे साथ साथ चलेगी। इसलिए कोई जो पक्षधारी पार्टी, उसका विपक्ष हमेशा उसके साया की तरह उसका पीछा करते रहता है, उसके हर निर्णय पे उसके साथ रहता है, चाहे विरोध करे, चाहे उसको टोके, चाहे टाके, चाहे कमी बताए। अर्थात छाया कैबिनेट कुछ और नहीं दोस्तों, वो है दोस्तों विपक्ष, विपक्ष, विपक्ष। ये बात बस एक ही शब्द याद रखिएगा, छाया कैबिनेट, क्योंकि पक्ष का विपक्ष ही छाया बन के चलते रहता है कि कहाँ क्या काम कर रहा है, कुछ गलत मिला तुरंत टोकूंगा। हाँ, तो यह ब्रिटेन में पाया जाता है। यह विपक्ष सरकार के साथ साए के रूप में तुलनात्मक रहता है।
इसका मुख्य कार्य एक वैकल्पिक व्यवस्था को देना है ना। ये विकल्प खोजता है ना भैया कि आपने जो काम किया ये सही नहीं, इसमें ये विकल्प और हो सकता था, इसके जगह ये चीज़ आपको करना था। हाँ सर, छाया कैबिनेट कुछ और नहीं बल्कि विपक्ष सरकार है, आप ये समझ लीजिए। क्लियर? तो विपक्ष सरकार ही छाया कैबिनेट है, याद रखिए। अब आता है दूसरा दोस्तों आपका, सर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? बहुत आसान है, बोला ना, हर एक शब्द समझेंगे आप। किचन कैबिनेट क्या है, शैडो कैबिनेट, ये छाया मंत्रिमंडल क्या है, आप बोला ना, हर एक शब्द का मतलब आपको समझ में आने वाला है। ठीक, आइए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, नीति निर्माण के समय एक मंत्रालय जब अन्य मंत्रालयों से भी चर्चा करता है और उस चर्चा के बाद नीति का निर्माण करता है, यह स्वीकारा गया है कि एक मंत्रालय का निर्णय भी कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसका प्रभाव अन्य से भी जुड़ा होता है, इसलिए जो आपस में एक दूसरे पर प्रभाव पहुंचाने वाले मंत्रालय हैं उन्हें संयुक्त रूप से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। वर्तमान सरकार में 15 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कार्यरत हैं। कुल मिला के क्या है सर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? अर्थात जब एक मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से चर्चा करता है और उस चर्चा के बाद नीति का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा लिया हुआ निर्णय मेरे अलावा बाकी और जो मंत्रालय उन पर भी अपना प्रभाव डालेगा, तो भाई उनसे भी सलाह मशवरा करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि देखिए भैया, मैं यह निर्णय लेने जा रहा हूँ, तो इसका आप पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पक्ष में आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो मैं इसको पास करूँगा। तो हाँ भैया, इस तरीके से क्या, एक तरीके से समझिए, मान लीजिए मैं उर्वरक एवं खाद्य विभाग का मंत्रालय मेरे पास है, और मैंने उसमें क्या बोला कि उर्वरक और खाद्य का रेट जो है मैं बढ़ाऊंगा। मगर जैसे ही मैं उसको बढ़ाऊंगा तो भैया जैसे ही वो रेट बढ़ेगा तो किसानों के लिए वो महंगा हो जाएगा, किसान उसको खरीद नहीं पाएंगे, तो फसल का उत्पादन कम होगा, तो उससे प्रभावित क्या होगा? कृषि मंत्रालय प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो मेरे उर्वरक और खाद्य मंत्रालय के निर्णय से कृषि मंत्रालय प्रभावित हुआ, तो भैया मैं अकेले कैसे लागू कर सकता हूँ? हम दोनों सत्ता पक्षधारी के आदमी हैं, दोनों को सरकार चलाना है, और हमारे कोई भी निर्णय एक दूसरे पर असर डालते हैं, इसलिए हम लोग खुद ग्रुप बना करके जो ऐसे मंत्रालय जो आपस में एक दूसरे के निर्णय से प्रभावित होते हैं वो सब आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और आपस में सलाह मशवरा, कोई भी निर्णय लेने से पहले कोई भी सलाह मशवरा करके किसी निर्णय को लेते हैं कि चलिए भैया महंगा मत कीजिए, एक काम करते हैं खाद्य उर्वरक मंत्रालय वाले, आप खाद्य उर्वरक का रेट कम कर दीजिए, है ना, ये आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा दीजिए, मैं कृषि मंत्रालय वाला कृषकों को सब्सिडी दे दूंगा। तो इस तरीके से वह मंत्रालय आपस में सलाह मशवरा करके किसी एक निर्णय पे पहुंचते हैं। तो जो मंत्रालय आपस में ग्रुप ऐसा बना के रखे हैं, समूह ऐसा बना के रखे हैं जिससे एक दूसरे के निर्णय प्रभावित होते हो और आपस में चर्चा पर चर्चा करने के बाद जो किसी निर्णय पे पहुंचे, तो उसी ग्रुप को कहा जाता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? वो चीज़ लिखा है कि नीति निर्माण के समय एक मंत्रालय जब अन्य मंत्रालयों से भी चर्चा करता है और उस चर्चा के बाद नीति का निर्माण करता है, तो उन्हें संयुक्त रूप से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। क्योंकि यह स्वीकारा गया है कि एक मंत्रालय का निर्णय कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, उसका प्रभाव अन्य से भी जुड़ा होता है, इसलिए जो आपस में एक दूसरे पर प्रभाव पहुंचाने वाला मंत्रालय है उन्हें संयुक्त रूप से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। वर्तमान सरकार में 15 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, इसका जरूरत नहीं नंबर्स का, बस आपको पता होना चाहिए था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है। तब आपसे मैं फिर बता रहा हूँ कि पहली बार आप किसी को पता चला होगा कि भैया आपका क्या किचन कैबिनेट क्या है, भैया आपका छाया कैबिनेट क्या है, और सर आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या है, GOM क्या है। मैं तो बता रहा हूँ ना, पहली बार पता चला होगा, मैं श्योर हूँ, तो मुझे पता है कि भाई बाकी सब कोचिंग संस्थान में आपको कितना आपको ज्ञान लिए हैं, आप पढ़े हैं तो, और खुद से पढ़ के आपको कहाँ पे आपका नॉलेज मार खा जाता है। दोस्तों इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, और ऐसा क्लास जब मिल रहा है मेरे दोस्त, जो आपको पहली बार कुछ नया शब्द सीखने मिल रहा है, तो उस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, है ना, ताकि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अन्यथा आपको जो इतने मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्लास बंद हो जाएगी। क्योंकि आप खुद बताइए, एक बच्चा जो पैसा दे करके पेड कोर्स ले लिया है, मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करूँ क्योंकि वो सीरियस है तभी तो पैसा देके कोर्स लिया है, और जो पैसा देके कोर्स लिया मैं उसके लिए ज़्यादा मेहनत करूँ, एक बारीकी पे उसके ध्यान दूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि भैया मैं फ्री में आपको दे रहा हूँ और आप उसको लाइक भी नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, तो क्या चीज़ मेरा, कहाँ पर मेरा मेहनत करना सार्थक है? भैया जो बच्चा सीरियस है अपने भविष्य को लेकर, उसके लिए मेहनत करना सार्थक है ना। कि जो बच्चे सीरियस ही नहीं है, अच्छी चीज़ का कीमत ही नहीं पता है, छोड़ हटाओ नहीं देखना है, देख ही नहीं रहे, कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैं किन के लिए काम करूँ? जो इच्छुक है, जो बिना इच्छा के हैं, जो इनका भाई अपना कोई सपना है कोई पद लेने के लिए, जिनका कोई सपना नहीं। तो दोस्तों अगर आपका भी सपना और आप चाहते फ्री में आपको वही क्वालिटी मिले, तो दोस्तों आप शेयर कीजिए कम से कम क्लास को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। आइए, और आप में ईमानदारी से बताएंगे कितनों को आज पहली बार पता चला कि भैया
किचन कैबिनेट क्या होता है, छाया कैबिनेट क्या होता है, और आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। आइए दोस्तों आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से भारत में मंत्रियों का कौन सा स्तर नहीं है? तो कौन सा स्तर मंत्रियों का नहीं है हमारे भारत में? कैबिनेट मंत्री हाँ है, राज्य मंत्री हाँ है, उप मंत्री हाँ है, और ऊपर उप मंत्री जो है दोस्तों आपके 1997 से पहले थे मगर थे तो हाँ। सुपर कैबिनेट क्या शब्द आप मेरे से इतना पढ़ने के बाद कहीं भी आप सुपर कैबिनेट सुने? सर हम कहीं भी सुपर कैबिनेट नहीं सुने। हम यहाँ पे किचन कैबिनेट सुने, छाया कैबिनेट सुने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सुने। क्या आप कहीं भी सुपर कैबिनेट सुने थे? नहीं, अर्थात आंसर हो जाएगा डी। हम कहा कि हमारे यहाँ सुपर कैबिनेट का स्तर नहीं है। भारत में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का स्तर है, सुपर कैबिनेट का नहीं है। आइए, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, कौन सम्मिलित होते हैं भैया कैबिनेट में? सभी प्रकार के मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो बोल रहा है कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल किन से मिलके बनता है? सभी प्रकार के मंत्री से मिलके बनता है, केवल कैबिनेट मंत्री से मिलके बनता है, या कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से मिलके बनता है, या कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री से मिलके बनता है। आंसर बहुत स्पष्ट है। तो कल इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आज भी बताया हूँ सर, कैबिनेट या मंत्रिमंडल बनता है आपके केवल 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 और केवल कैबिनेट मंत्री से मिलकर के। याद रखिएगा इस बात को। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 माह। भैया 6 माह के अंदर उसको साबित करना होगा। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो मंत्री रह सकता है अधिकतम 6 माह तक। तो बी हो गया 6 माह तक। ठीक, चलिए इनका तो भाई यहाँ पे हो गया, कंटेंट हमारा समाप्त हो गया। अब आइए कुछ चीज़ें मैं जो है आपको अब स्पष्ट रूप से अच्छे से अंतर करके पढ़ा दूँ, पूरा चार्ट बना दूँ। सर एक तरफ आप लेंगे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, परिषद, एक तरफ आप लेंगे भैया मंत्रिमंडल, मंडल। या इसको पढ़ाने से पहले काम करते हैं हम लोग कि आपका जो पीछे डायग्राम छूटा था, फिर वो डायग्राम आपको अब समझा दूँ। जब आप समझ गए सबको तब आपका डायग्राम समझना उचित होगा। अब आते हैं डायग्राम पे। ये डायग्राम, ये डायग्राम। अब आप बताइए सर, ये सबसे बड़ा जो गोला है व्यापक गोला, हाँ सर, सर ये क्या है? सर ये है मंत्रिमंडल का गोला। सर मंत्रिमंडल में मेन रूप से कौन सा गोला दिख रहा है? सर मंत्रिमंडल में मेन रूप से सबसे बड़ा गोला कौन सा दिख रहा है? सर मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा मेन गोला आपको दिख रहा है यह गोला, अर्थात ये इसी को अलग कलर देते हैं, ब्लू कलर। हाँ सर, ये गोला सबसे बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये कौन सा गोला है? सर मंत्रिमंडल में मेन रूप से कैबिनेट मंत्री का गोला सबसे बड़ा है। मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। ठीक, मुख्य रूप से मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री से मिलकर के ही बनता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। और उस कैबिनेट मंत्री के ही कुछ मंत्री निकाल करके आप किचन कैबिनेट बनाए थे, प्रधानमंत्री ने अपनी सहायता के लिए बनाया था। यस सर, है ना भाई। और सर जो कुछ आपके जो यहाँ पे बने हैं, ये बड़ा डब्बा किसका है? सर पूरा डब्बा है, देखिए पूरा जो डब्बा चल रहा है सर, पूरा डब्बा है किचन कैबिनेट का, एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। हाँ, तो कैबिनेट मंत्री से कुछ मंत्री को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने क्या बनाया अपने लिए? किचन कैबिनेट बनाया है। और कैबिनेट मंत्री में से कुछ मंत्री लेकर के आपस में मंत्रालय में बात करने के लिए कुछ मंत्रियों ने आपस में, कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने आपस में जिनके निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करें, वो हमेशा कोई भी नीति बनाने के लिए आपस में सलाह मशवरा करके किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। तो कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने खुद से कोई समूह बना लिया है, या प्रधानमंत्री जी ने अपने सहायता के लिए समूह बना लिया है कुछ मंत्रियों का, और यहाँ पे खुद मंत्रियों ने अपने लिए कुछ समूह बना लिया। तो ये क्या भैया? ये आपको ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये भी तो कॉमन हो सकता है ना कि भाई किचन कैबिनेट में जो व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री ने चुना है वो व्यक्ति ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में भी है। इसलिए दोनों का ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये आपको कॉमन दिख रहा है। सबसे क्वेश्चन बनते हैं, इसी क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कोई मंत्री ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है तो किचन कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। देखिए इतने सारे मंत्री किचन कैबिनेट के भी हिस्से हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के भी हिस्से हैं। यस। क्या कैबिनेट मंत्री किचन कैबिनेट में होते हैं? तो हाँ होते हैं। क्या कैबिनेट मंत्री ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में होते हैं? तो हाँ होते हैं। अरे भैया मैं मंत्रालय गया हूँ, मैं मान लीजिए मैं रक्षा मंत्रालय हूँ और प्रधानमंत्री जी ने अपने किचन कैबिनेट में मुझे भी सम्मिलित किया। ठीक है,
अब मेरा खुद का रक्षा मंत्रालय है, मैं कोई निर्णय लूंगा तो और दूसरे मंत्रालय पे भी असर पड़ेगा, तो मैं खुद का भी एक मंत्रालय का ग्रुप बनाऊंगा ना। हाँ, तो मैं खुद का भी ग्रुप बनाया हूँ, तो मैं दोनों जगह हो गया ना, किचन कैबिनेट में भी मैं हो गया और यार दोस्तों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में भी हो गया मैं। यस, क्लियर हो गई बात। और दोस्तों ये मंत्रिमंडल कौन बनता है? मेन मुख्य रूप से सर मंत्रिमंडल आप कैसे लगते हैं सर? पक्षधारी का होता है, जो सत्ता पक्ष में होता है, और सर जो सत्ता पक्ष में होता है वही होता है सर मुख्य रूप से। तो सर इसलिए इससे बाहर समझा, सत्ता पक्ष से बाहर होगा विपक्ष। यस, तो जिसका बहुमत प्राप्त दल नेता है उसी का प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री अपने लिए किचन कैबिनेट बनाएगा, जिसको बहुमत प्राप्त दल नेता है उसी में से मंत्रिमंडल का गठन होगा, कैबिनेट मंत्री का गठन होगा, वही कैबिनेट मंत्री अपने लिए भैया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाएगा। हाँ सर, तो ये सब सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। मगर विपक्ष जो कि छाया कैबिनेट वाला था, जिनके साथ साथ हर जगह घूमता है ताकि ये कुछ भी गलत करे मैं इनको टोकू, रोकू, विरोध करूँ, तो दोस्तों क्या हुआ, उस सर्कल से, मंत्रिमंडल के सर्कल से बाहर होगा। यस, इसलिए छाया कैबिनेट या विपक्ष से जो आपका बनता है वह दोस्तों के मंत्रिमंडल के गोले से बाहर है। तो पूछ लेगा कि छाया कैबिनेट क्या सत्ता पक्ष का हिस्सा होता है? नहीं। छाया कैबिनेट क्या मंत्रिमंडल का हिस्सा होता है? तो नहीं। तो छाया कैबिनेट, शैडो कैबिनेट दोस्तों मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होता है। क्लियर हो गई बातें? हाँ। किचन कैबिनेट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आपस में एक ही मिनिस्टर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। किचन कैबिनेट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्या कैबिनेट मंत्री के हिस्से होते हैं? यस सर। क्या कैबिनेट मंत्री केवल मंत्रिमंडल के ही मुख्य हिस्से होते हैं? यस। तो मंत्रिमंडल मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री से ही मिलकर बनता है। बात स्पष्ट हुआ कि नहीं? यस। और क्या क्या उसके अंदर आ सकता है ये पता चल गया, और छाया कैबिनेट के बाहर है ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि सत्ता पक्ष का है वो विपक्ष का, इसलिए उसके बोले से बाहर है। तो बोलिए इस डायग्राम से दोस्तों आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, मगर अब आपसे कुछ भी पूछे कोई दिक्कत डाउट नहीं। और इसी डायग्राम के साथ एक और डायग्राम में यही पढ़ा देता हूँ। तो पूछे आकार में, याद रखिएगा कि सर मंत्री परिषद में हम आ जाते हैं। सर ये है मंत्री परिषद का गोला, इसका मंत्री परिषद का गोला। कभी ये गोला वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, इसलिए बता रहा हूँ मंत्री परिषद का गोला है ये। और सर इसी मंत्री परिषद के गोले के अंदर आप क्या लेंगे? तो ये देखिए बड़ा है ना गोला। हाँ सर, तो मंत्री परिषद बड़ा होता है और मंत्रिमंडल का गोला छोटा होता है, अर्थात मंत्री परिषद व्यापक है, मंत्रिमंडल छोटा। ये है मंत्रिमंडल का गोला। और मंत्री परिषद के अंदर समाहित होता है मंत्रिमंडल। ये कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंदर समाहित होता है या बहिर् समाहित होता है? तो बोलेंगे अंदर समाहित होता है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद बड़ा कौन है? तो मंत्री परिषद बड़ा है, मंत्रिमंडल छोटा है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। मगर बताइए इस गोले का मेन केंद्र कौन है, सेंटर कौन है, पावर किसके पास है? इस मंत्रिमंडल के पास। इसलिए बताएगा मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में सर्वाधिक पावरफुल कौन है? तो आप बोलेंगे मंत्रिमंडल। कोई भी राजनीति के प्रशासनिक निर्णय लेने के बाद सर्वोच्च संस्था कौन है? तो मंत्रिमंडल। कि जैसे आपका शरीर भले कितना ही बड़ा हो, मगर आपका दिल आपके शरीर के अंदर इतना छोटा सा हिस्सा है, क्या वो आपका मंत्रिमंडल हो गया? अगर वो फेल हो गया, उसका निर्णय गलत हो गया, तो आप पूरा शरीर खत्म। आपका दिमाग छोटा सा हिस्सा है आपके शरीर का, पूरा शरीर नहीं है, मगर वो फेल हो गया तो आपका पूरा सिस्टम खत्म। इसलिए याद रखेंगे मंत्रिमंडल भले ही छोटा है मगर सबसे ज़्यादा पावरफुल संस्था यही है, सर्वोच्च संस्था है। क्लियर? यस सर। आइए अब आते हैं, समझ में आ गया वो इतना, तब आते हैं अपने अगले हिस्से पर। अब आप इसी में से समझते चलिए। सभी कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। तो याद रखिए बस, क्या यहीं पे आपको दिख रहा है कि मंत्रिमंडल किससे बनता है? मुख्य रूप से मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री से मिलकर के बनता है। सभी कैबिनेट मंत्री से मिलकर के बनता है मंत्रिमंडल। ठीक है, ये सदस्य होते हैं। मंत्री परिषद की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारी पूरी शक्ति का, हमारे पूरे शरीर का वास्तविक शक्ति केंद्र हमारे हृदय में, हाँ हमारे दिमाग में। यस, तो वैसे ही सर मंत्री परिषद की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सही बात है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बन सकता है कि बताइए मंत्री परिषद की वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऐसे घुमा के दे देगा। तो आप क्या रखना सर? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की सामान्यतः एक बार सप्ताह में मीटिंग होती है। किसकी? मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कार्य करता है तथा मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय माने जाते हैं। और ये लाइन जो है कि मंत्रिमंडल का जो भी निर्णय है वो मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है। कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय माने जाते हैं। कैसे? आइए आपको इसको मैं समझाता हूँ एक अलग से पूरा हिस्सा लेकर के। और 44वें संविधान से कहा गया कि मंत्रिमंडल, यही इसलिए भी शब्द प्रयोग हुआ था मंत्रिमंडल का पहली बार, कि मंत्रिमंडल राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय हेतु सर्वोच्च संस्था है। तो कोई पूछ ले क्वेश्चन, राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय हेतु सर्वोच्च संस्था कौन है? तो मंत्रिमंडल। याद रखेंगे बात।
क्लियर। आइए अब इसको मैं आपको समझाऊं कि मंत्रिमंडल के निर्णय ही मंत्रिपरिषद के निर्णय माने जाते हैं कैसे। आइए आपको अगले पेज में समझाता हूँ। इसे छोड़ देते हैं, लास्ट में चलते हैं हम अपना। इससे पहले चलते हैं और हम आपको स्पष्ट करते हैं। एक तरफ आप लीजिए क्या सर, मंत्रिपरिषद, बैक में लेते हैं। एक तरफ है मंत्री परिषद, एक तरफ है सर आपका मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल इसे बोलते हैं काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स। काउंसिल माने परिषद, मंत्रियों की परिषद। हाँ, और इसे बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट भाई, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, आप समझिए, है ना। हाँ, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, चलिए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी आपका कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ऐसा समझ लीजिए आप, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट में लिए आपको कैबिनेट शब्द ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये काउंसिल है, वो कैबिनेट है। पहला अंतर तो यही होगा। फिर अंतर सर, इसके ये आकार में कुछ लिखता, छोटा बिंदु सर ये आकार में होता है बड़ा, और मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा होता है, व्यापक होता है, जैसे आप देखे थे। और सर मंत्रिमंडल उसके अंदर था, तो मंत्रिमंडल सर आपका छोटा होता है। ठीक, ये आपका शक्ति इसके पास कम, और इसकी शक्ति कम होती है, इसकी शक्ति कम, इसकी शक्ति अधिक, निर्णय लेने की शक्ति इसकी ज़्यादा होती है, शक्ति अधिक। ये वर्गीकरण भी देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं। सर इसमें मुख्य रूप से जो समाहित होते हैं, इसके मुख्य रूप से 3 अंग हैं, और इसके मुख्य रूप से अगर आप बोलें तो इसके केवल मैं लिखने के लिए तो भैया आपको 2 अंग लिख सकता हूँ, और आप समझेंगे इसमें केवल 1 अंग है मुख्य रूप से। सर इसमें 3 अंग कौन कौन से, इसमें 3 अंग है कौन कौन से, इसमें 3 अंग है आपका कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री, फिर उसका पड़े सर राज्य मंत्री। और मैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ना लेकर के आपको जो उप मंत्री था पहले का, उस आधार पर समझा रहा हूँ, जो 1997 के बाद हट गया है ना, तो फिर बता रहा हूँ हट गया, मगर आप उसको समझते चलिए। तो सर एक है आपका कौन, नंबर पहुंच जाएगा, अभी लगेगा 3 ही आपको पढ़े, 3 थे आप इसलिए, है ना। बाकी कोई राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसको काउंट नहीं करना है, इसको यहाँ हटा ही देता हूँ। चलिए या लिखिए यहाँ पे उप मंत्री। ठीक है सर, और यहाँ के अंग में कौन हिस्सा सर, इसके अंग में मेन हिस्सा एक है, बस एक ही लिखा हूँ, वो है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब आपको एक चीज समझाता हूँ मैं। सर कैबिनेट मंत्री कौन होता है? सर जो भी आप बड़ा नाम सुन रहे हैं किसी एक मंत्रालय का, जैसे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, सर राजनाथ सिंह जी हैं आपके रक्षा मंत्री, सर निर्मला सीतारमण जी हैं वित्त मंत्री, ठीक है ना। उस तरीके से दोस्तों जो बड़े बड़े ऐसे दिख रहे हैं ना, एक मंत्रालय के सबसे बड़े हेड व्यक्ति, तो जो बड़े बड़े नाम आप देखते हैं, जिनको आप हमेशा टीवी चैनल में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वही सब होते हैं दोस्तों आपके कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अर्थात उस मंत्रालय के सर्व प्रमुख सबसे बड़े अधिकारी, तो उस मंत्रालय के सर्व प्रमुख। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? सर्व प्रमुख होते हैं, सर्व प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? सर्व प्रमुख, अपने मंत्रालय के सबसे प्रमुख होते हैं। तो मंत्रालय है भाई, मंत्री है तो भाई कोई कोई मंत्रालय होगा, उसी मंत्रालय के सबसे प्रमुख होते हैं, वही होते हैं कैबिनेट मंत्री। अब बताइए, एक बहुत बड़ा मंत्रालय है कौन भाई? गृह मंत्रालय। तो बताइए जो बहुत बड़ा बड़ा मंत्रालय, और कुछ छोटे मंत्रालय भी होंगे। हाँ सर, सर कुछ बड़ा मंत्रालय होगा, कुछ छोटा मंत्रालय होगा। तो जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, क्या एक आदमी यह पॉसिबल है कि मान लीजिए मैं राजनाथ सिंह हूँ, मुझे पूरा रक्षा मंत्रालय संभालना है, या मैं आपको अमित शाह जी हूँ, मुझे पूरा गृह मंत्रालय संभालना है, मैं निर्मला सीतारमण जी, मुझे पूरे वित्त मंत्रालय संभालना है, क्या अकेले मेरे बस का बात है कि उतना बड़ा मंत्रालय मैं संभाल पाऊंगा? नहीं ना भाई, जैसे सर इतना सारा काम था, हमको पूरे देश का गृह मंत्री होना, पूरे देश का रक्षा मंत्री होना, पूरे देश का वित्त मंत्री होना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो हाँ भाई, मेरे अकेले से काम नहीं होगा, तो मेरी सहायता के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। वह कौन है? सर मेरी सहायता के लिए व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है राज्य मंत्री के पद पर। ठीक,
राज्य मंत्री के पद पर, मगर वहां तो राज्य मंत्री है ही नहीं, मंत्रिमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। मगर सर मान लीजिए इस मंत्रालय के अंदर 4 विभाग हैं, तो राज्य मंत्री भैया सभी विभागों को प्रमुख बन गया और ये न्यूज देते हैं इनको। वो हर एक विभाग के लिए भैया उनको और सहायता चाहिए, राज्य मंत्री भी बहुत बड़ा हिस्सा है, वो भी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, राज्य मंत्री की मदद के लिए एक और राज्य मंत्री की सहायता के लिए अब एक उप मंत्री नियुक्त कर दिया गया। समझ में आ गया? हाँ सर, कैबिनेट मंत्री सर प्रमुख पद है, इनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री का पद होता है और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री का पद होता है। इतना तो क्लियर हुआ ना? यस सर। अब आते इसमें एक और हिस्से पे कि लोगों को यह लगता है कि राज्य मंत्री लिखा है, इसका मतलब जैसे गृह मंत्रालय है तो राज्य गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री, ठीक है, तो मैं राज्य मंत्री गृह मंत्रालय, तो राज्य मंत्री गृह मंत्रालय लिखा तो लोगों को क्या लगता है कि गृह मंत्रालय का हर राज्य में एक मंत्री होता होगा। नहीं दोस्तों, ये नाम भले ही राज्य मंत्री है मगर ये केवल और केवल एक होता है, किसी भी मंत्रालय में एक ही राज्य मंत्री होता है। जैसे ये गृह मंत्रालय में भैया आपके अमित शाह जी कैबिनेट मंत्री हो गए, तो उनके नीचे केवल एक ही व्यक्ति राज्य मंत्री होगा, हर राज्य में राज्य मंत्री नहीं होता। तो राज्य सुन के ये डाउट मत रखिएगा कि हर राज्य में राज्य मंत्री होता होगा, नहीं, केवल एक ही राज्य मंत्री होता है और उस एक राज्य मंत्री की मदद के लिए केवल एक ही उप मंत्री होता है। तो इसका मतलब नहीं कितना मन उतना भर भर के रख लें, ठीक, चलिए क्लियर। तो हाँ सर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब आप खुद बताइए, यहाँ 3 स्तर पे लोग हैं और यहाँ केवल एक स्तर पे आदमी बैठा है, तो भाई ये बड़ा तो होगा ही ना? हाँ सर, ये व्यापक तो है ही ना? यस सर। और सर ये छोटा तो होगा ना, क्योंकि एक ही स्तर के मंत्री हैं बस। यस, मतलब इतने लोगों को अगर मैं बैठाऊँ तो ज़्यादा बड़ा हॉल चाहिए, या इतने लोगों को मैं बैठाऊँ तो ज़्यादा बड़ा हॉल, सर उनके लिए तो भाई बड़े हैं, व्यापक है। सी आइए, मगर क्योंकि भैया इनकी मदद ये करते हैं, इनकी मदद ये करते हैं, इसका मतलब सबसे सर्वप्रमुख ये हैं, ये अपनी मदद के लिए इन लोगों को रखे हैं। इसका मतलब इनका निर्णय ही जो होगा, मान लीजिए मैं दुकान के कोई सेठ हैं तो सेठ जो बोलेगा उनके नीचे के कर्मचारी वही तो काम करेंगे ना। इसीलिए जो भी इनका निर्णय होगा वो हम मानते हैं कि वो इनका निर्णय है, वो इनका निर्णय है, क्योंकि अगर मैं किसी दुकान का सेठ हूँ तो मेरे को पता है मेरे को अपनी दुकान में क्या सामान लाना है, क्या सामान बेचना है, क्या सामान खरीदना है, किस व्यापारी से खरीदना है, और जो मैं निर्णय लूंगा वही तो मेरे नीचे कर्मचारी मानेंगे ना। जा तो वर्मा जी के यहाँ से 500 किलो गेहूँ लेके आ जा, और मेरे नीचे कर्मचारी वही मानेंगे। अर्थात मेरा निर्णय ही सर्वमान्य होगा, कैबिनेट मंत्री का निर्णय सर्वमान्य होगा कि मैं ही सर्वप्रमुख हूँ, बाकी तो मेरे अंदर के कर्मचारी है मेरी मदद सहायता करने के लिए। इसलिए कैबिनेट मंत्री का निर्णय सबसे शक्तिशाली होता है। तो कैबिनेट मंत्री अकेले कहाँ पे दिख रहा है? कैबिनेट मंत्री अकेले यहीं पे दिख रहा है, मंत्रिमंडल में, इसलिए यह सबसे शक्तिशाली होता है, या यही मंत्रिमंडल राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था के रूप में है। ठीक है, यस, क्योंकि तो भाई सहायक कर्मी इनको तो गिनते ही नहीं, तो ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों पता चल गया, इसकी शक्ति कम क्यों, इसकी शक्ति अधिक क्यों है, ये पता चल गया। हालांकि सही टर्मिनोलॉजी नहीं है पर समझाने के लिए। अब एक बात पे और आते हैं। अब एक शब्द आप और हमेशा सुने होंगे, उस शब्द की चर्चा मैं कर लेता हूँ। एक शब्द आप बार बार सुने होंगे, उसका भी आज आपको ज्ञान दे ही देता हूँ। सर कौन सा शब्द? वो शब्द है दोस्तों राज्य मंत्री। सर राज्य मंत्री तो यहाँ भी था। अरे भैया नहीं सर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। हाँ सर, शब्द तो सुने तो हैं कि एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अच्छा, एक होता है राज्य मंत्री, होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हम सुने तो है सर ये बात, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम सुनते तो हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कौन होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार? तो आइए आपको बताता हूं मैं क्या होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं अगर बोल दूं कि राज्य मंत्री ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, तो सब दोनों के अलग अलग शब्द क्यों है, क्वेश्चन आना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूँ क्यों होना चाहिए, क्यों आता है अलग अलग शब्द। राज्य मंत्री सेम टू सेम, मगर इसके नीचे लिखा है स्वतंत्र प्रभार। अब बताइए सर, मैं हूँ कैबिनेट मंत्री, पूरा कहानी समझेंगे। मैं हूँ कैबिनेट मंत्री, मान लीजिए कि मैं हूँ गृह मंत्रालय का मंत्री, ठीक है सर। मेरी मदद के लिए नीचे राज्य मंत्री रखा हूँ, वो अपनी मदद के लिए नीचे उप मंत्री रख लिया है। अचानक से मैं कैबिनेट मंत्री हूँ, इसके ऊपर, इसके निर्णय के ऊपर कौन है? कैबिनेट मंत्री है, वो कैबिनेट मंत्री मैं हूँ। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गया, मेरे को इलाज के लिए 6 महीना छुट्टी लेना पड़ रहा है। मैं जा रहा हूँ छुट्टी लेने, जैसे होता है, जैसे अरुण जेटली जी जब बीमार पड़े तो हॉस्पिटल में बहुत लंबे समय तक एडमिट थे। सुषमा स्वराज जी भी अपने ऑपरेशन के लिए, किडनी के किसी चीज़ ऑपरेशन के लिए बहुत दिन छुट्टी पे थी। तो हाँ सर, जब तक मैं हूँ तो सबसे प्रमुख मैं हूँ, मगर जब मैं छोड़ के गया, वो मंत्रालय में छोड़ के गया, मेरे मेडिकल इशू से, मेरे कुछ और इशू से मैं कुछ दिन छुट्टी पे चला गया, तो भाई काम तो रुकना नहीं चाहिए।
तो उस समय मैं अपना प्रभार, अपना अधिकार, उस मंत्रालय का काम दाम देखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर सोच छोड़ के जाऊंगा? सर, जो मेरे नीचे जाएगा। और जब मैं इसको छोड़ के गया तो क्या इस समय यह स्वतंत्र हो गया मेरे से? क्योंकि इस समय इसका कोई भी निर्णय मेरे पास आता और मैं फाइनली उस पर निर्णय सुनाता। मगर अब जब मैं नहीं हूं, मैं इसके ऊपर प्रभार देके गया हूं, तो ये कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या स्वतंत्र है? अर्थात जब भी कैबिनेट मंत्री ना हो किसी मंत्रालय में, जब कैबिनेट मंत्री ना हो तो राज्य मंत्री जो होता है व्यक्ति, वह राज्य मंत्री ही उस मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाता है। क्योंकि अब वह स्वतंत्र है प्रभार के लिए, उस पद, उस मंत्रालय के प्रभार को संभालने के लिए वह स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र है। और जब मैं वापस ठीक होके आ जाऊंगा तो क्या होगा? यही राज्य मंत्री स्वतंत्र। देखिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कब बना? जब मैं चला गया इलाज कराने। अब जब मैं वापस इलाज करा के घर आ गया और मंत्रालय में आ गया, तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार फिर से राज्य मंत्री बन के मेरे नीचे काम करेगा। तो यही है दोस्तों, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अर्थात आप अपने घर में देखे हो बहुत सारा चुटकुला चलता है ना, हस्बैंड वाइफ वाला केस या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस। जैसे जब तक आपकी गर्लफ्रेंड है, आप किसी आप कहीं अपने दोस्तों के साथ हैं, या अपने जब तक आपकी गर्लफ्रेंड है, आप अपने दोस्तों के साथ और गर्लफ्रेंड सब मिलकर आप लोग घूमने गए हैं, ठीक है। जब तक आपकी गर्लफ्रेंड है, आप एकदम सीधा बन करके एकदम चुपचाप बैठे हो, जैसे गर्लफ्रेंड बोली हाँ वैसी वैसी वैसी, गर्लफ्रेंड बोली आप यहीं रुकिए मैं थोड़ा आती हूँ घूम करके। तो जैसे ही गर्लफ्रेंड गई, आप स्वतंत्र हो गए, लगा भाई ला तुरंत ला, पैक पैक मार रहे, दारू और पी रहे, आप लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। फिर गर्लफ्रेंड आ गई तो चुपचाप बैठ गए। तो वही कि आप राज्य मंत्री पहले ही थे, जैसी गर्लफ्रेंड गए आप स्वतंत्र हो गए, आप भाई मेरे को भी एक पैक मार लेने दे, और जैसे ही वापस है तो फिर चुपचाप बैठ गए। तो फिर से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से राज्य मंत्री बन गया। वैसे हस्बैंड वाइफ का केस कि जब तक पत्नी घर में है तो पत्नी है कैबिनेट मंत्री, जब तक वो घर में है पति है राज्य मंत्री। और जैसे ही कैबिनेट मंत्री यानी कि पत्नी चली गई मायके, चलिए मैं मायके जा रही हूँ, उतने दिन के लिए राज्य मंत्री जो होता है, जो पति है, वह स्वतंत्र प्रभार में आ जाता है और फुल एंजॉय करता है, फुल पार्टी करता है, नाचता है, गाता है, एंजॉय करता है ना। मगर जैसे ही पत्नी मायके से वापस आती है, तब कैबिनेट मंत्री वापस आई, तब फिर स्वतंत्र प्रभार से वापस राज्य मंत्री के पद पे आ जाते हैं। समझ में आ गया बात? यस। अर्थात आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है स्वतंत्र निर्णय लेने की। यस, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। और राज्य मंत्री दोस्तों, क्योंकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अस्तित्व में कब आता है? सर, जब भी अस्तित्व में तब आता है जब भी कैबिनेट मंत्री ना रहे। तो बताइए, यहाँ भी कोई कैबिनेट मंत्री है? सो क्योंकि कैबिनेट मंत्री मिल करके ही मंत्रिमंडल बनाते हैं। तो 10 कैबिनेट मंत्री थे, 10 कैबिनेट मंत्री थे, उसमें से 8 कैबिनेट मंत्री आए और 2 कैबिनेट मंत्री किसी कारण नहीं है, बीमार है, इलाज, तो अपना इलाज कराने गए हैं, तो अपने नीचे के आदमी को क्या दिए हैं? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसीलिए जब यहाँ कैबिनेट मंत्री ये भी बीमार पड़ सकता है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन सकता है ना भाई। जब यहाँ जो कैबिनेट मंत्री बीमार पड़े तो ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन के इधर भी आ जाएगा। और जब यहाँ भी वही कैबिनेट मंत्री जा रहा है और यहाँ भी अगर वो बीमार है, 10 में से 8 लोग ठीक है, 2 जन बीमार है, तो वहाँ पे भी उसका प्रभार, उसका जिम्मेदारी संभालने के लिए यही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन के यहाँ भी जा सकता है। इसलिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रिमंडल में भी देखने मिलता है और मंत्रिपरिषद में भी देखने मिलता है। दोनों ही जगह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार देखने मिलता है, क्योंकि रियल मायने में वो कुछ और नहीं, इस कैबिनेट मंत्री का प्रतिनिधि बन के उस समय काम करते रहता है, उसके स्थान पर कार्य करते रहता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। इसका कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका सब डाउट खत्म। अब आप बताइए कि क्या जब मैं इसको गोला करने जाऊं तो मान लीजिए जैसे मैं इसको गोले में घेरता हूं, किसको? कैबिनेट मंत्री, और इसको ये पूरा से गोला में घेर लिया मैंने, ठीक है। तो क्या इस गोले के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी आ गया एरो? हाँ सर, आ गया। इसका मतलब सर ये व्यापक गोला मंत्रिपरिषद हो जाएगा। और इसमें क्या मंत्रिमंडल केवल कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। तो हाँ सर, कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। इसका मतलब इस गोले के अंदर ही एक छोटा सा गोला हो जाएगा, एक छोटा सा गोला इसको लेकर के, और यहाँ जो स्वतंत्र प्रभार है उसको लेकर के एक छोटा गोला हो जाएगा। इसलिए यह छोटा है और ये बड़ा है, मंत्रिपरिषद बड़ा है, वह छोटा है। तो हर तरीके से आपको समझा दिया भैया मैंने। चलिए, तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में मेन अंतर क्या होता है आपको पता चल गया, ठीक। ये किन किन से मिलके बनता है या किन किन से मिलके बनता है आपको पता चल गया। राज्य मंत्री शब्द में हर एक राज्य में वो मंत्री हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो केवल एक ही होता है। हर मंत्रालय में केवल एक राज्य मंत्री होता है, हर एक मंत्रालय में केवल एक उप मंत्री होता है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है आपको ये भी पता चल गया। और वो दोनों जगह पाए जाते हैं, मंत्रिमंडल चाहे मंत्रिपरिषद, दोनों जगह आपको देखने मिलता है, पता चल गया किस हाल में। और दोस्तों ये सिर्फ इसी केस में नहीं कि कैबिनेट मंत्री नहीं है तो देखने मिल रहे हैं। मान लीजिए कोई छोटा मंत्रालय है
वो छोटा सा मंत्रालय भी है, और वहाँ कैबिनेट मंत्री का पद है ही नहीं, मतलब कैबिनेट मंत्री उतने थे नहीं, क्योंकि कैबिनेट मंत्री भाई क्या था आपका, सिर्फ मंत्रिपरिषद के टोटल सदस्य आपके 15% होना चाहिए। इसी मंत्रिपरिषद के कुल सदस्य संख्याओं की संख्या 15% होना चाहिए लोकसभा सदस्य संख्या की। हमारे कैसा, हमारे मंत्रालय की संख्या ज़्यादा हो सकती है, मैं आपको बताया था। तो एक ऐसा छोटा सा मंत्रालय है, एक ऐसा दूसरा मंत्रालय है जिसके लिए आपका कैबिनेट मंत्री है ही नहीं किसी पद के लिए। दोस्तों कैबिनेट मंत्री जब आप उतना नहीं बना पा रहे हैं तो उसके नीचे कौन है, राज्य मंत्री। तो दोस्तों अगर वह कोई छोटा मंत्रालय है और उस छोटे मंत्रालय पे कैबिनेट मंत्री का पद नहीं है, तो उस पूरे छोटे मंत्रालय को भी अगर आप किसी राज्य मंत्री को दे दिए तो दोस्तों वह भी तो वहाँ स्थान पे भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वह व्यक्ति कहलाता है, कि उस छोटे से मंत्रालय का पूरा प्रभार स्वतंत्र रूप से मेरे निर्णय पे है, मैं स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। तो जिस भी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नहीं होगा वहाँ सर्वप्रमुख होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ही। क्लियर हो गई बातें? यस। तो आपको पूरा इनसे बनने वाला क्वेश्चन, दोनों में बेसिक डिफरेंस, यह शब्द आपका है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपका जोड़ा गया, मंत्रिमंडल शब्द लाया गया। वह काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है। वो बड़ा होता है, छोटा होता है, वो शक्ति कम, इसकी शक्ति का अधिक। उसके अंदर 3 अंग है, इसके एक ही अंग है में मुख्य रूप से। और इसमें जो उप मंत्री है उसको 1997 के पहले ये हुआ करते थे, अभी हट गया ऐसा बोलते हैं। ठीक, 1997 से पूर्व। हो गई क्लियर बातें? यस। तो जब भी किसी काम पे स्वतंत्र रूप से कोई मंत्री, स्वतंत्र रूप से कोई राज्य मंत्री वहाँ निर्णय लेने के लिए सक्षम हो तो हर जगह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आ जाएगा, जब उसके ऊपर कोई और ना हो निर्णय लेने के लिए। ठीक, चलिए क्लियर हो गई बातें। इससे बाहर दोस्तों आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी कभी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दोबारा आपको लाइफ में कभी भी ओपन नहीं करना पड़ेगा कि क्या होता है मंत्रिमंडल, क्या होता है मंत्रिपरिषद। क्लियर हो गई बातें? आइए, और इसलिए याद रखिएगा कि चाहे राजनीतिक चाहे प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था कौन है, मंत्रिमंडल। क्योंकि भाई यहाँ कैबिनेट मंत्री बैठता है, कैबिनेट मंत्री तो दुकान का मालिक है, तो खुद ही तो निर्णय लेने के लिए सबसे स्वतंत्र है, इसलिए सबसे पावरफुल होता है ये। इसलिए क्या देखते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री साहब ने यहाँ क्या लिया, निर्णय लिया। क्या बोलता है बार बार न्यूज़ में, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री साहब ने यह निर्णय लिया है। समझ में आ गई बातें? सुनते नहीं बात, एग्जैक्ट ये लाइन क्यों, क्योंकि मंत्रिमंडल ही जिसमें सभी मुख्य कैबिनेट मंत्री है, तो कैबिनेट मंत्री अगर निर्णय लेगा तो इसके नीचे के राज्य मंत्री उप मंत्री सब उसके अंदर काम करने के लिए। तो भाई माना जाता है कि मंत्रिमंडल का निर्णय अगर हो गया किस चीज़ पे तो माना जाता है कि पूरा मंत्रिपरिषद उस निर्णय से सहमत है, क्योंकि भैया कैबिनेट मंत्री सबसे बड़ा पद है, उस दुकान का सेठ है, तो सेठ अपने नीचे कोई कर्मचारी रखा है, तो अगर सेठ कोई निर्णय लेता है इसका मतलब क्या है, हम ये मानते हैं कि राज्य मंत्री या उप मंत्री या उस सेठ के दुकान में जो काम करने वाले कर्मचारी है सबको निर्णय मान्य है। जैसे मेरा दुकान है तो मेरा कर्मचारी है, मेरे अंदर 2 कर्मचारी हैं, तो भैया मैं कोई निर्णय ले लिया, मैं सेठ हूँ दुकान का, इन लोगों को नौकरी में रखा हूँ, तो मैं निर्णय ले लिया तो मेरे निर्णय का विरोध थोड़ी करेंगे। यस, तो माना जाता है कि जैसे सेठ का दुकान का सेठ को निर्णय ले तो मैं मानते हैं कि भाई उनको ऑटोमेटिक वो मान्य है ना भाई। तो उसी तरीके से जब मंत्रिमंडल को निर्णय लेता है इसका मतलब सभी कैबिनेट मंत्री कोई निर्णय लेते हैं तो मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, और मंत्रिमंडल जब कोई निर्णय लेता है तो ये माना जाता है कि ऑटोमेटिक ही वह पूरा निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा मान्य है। तो कोई भी निर्णय जिस पटल पर लिया जाता है वो होता है मंत्रिपरिषद, मगर निर्णय जिस पटल पर लागू होना है नहीं होना है वह सब सलाह मशवरा होता है दोस्तों मंत्रिमंडल में। इसलिए सबसे सर्वोच्च संस्था है किसी भी प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए। इसलिए जब भी कोई दुविधा की स्थिति आए, कुछ चीज़ लागू करना है, कुछ भी बड़ा चीज़, तो आप हमेशा क्या सुनते हैं न्यूज़ में कि मंत्रिमंडल के बैठक में, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने आज यह निर्णय लिया कि आज शाम 8 बजे से बंद होने वाला है 1500 रुपये का नोट। तो सारे निर्णय दोस्तों मंत्रिमंडल ही लेती है, और मंत्रिमंडल संविधान में शुरुआत में नहीं था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 से आया। और इसी समय क्यों आया, आइए इसके पीछे का इतिहास बता देता हूँ थोड़ा सा। हालांकि मैं इतिहास तो पढ़ा ही चुका हूँ, फिर भी सर एक है सर आपका 1978 है, तो सर लिखिए सर 1975, 76, 77, 78। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगा के संविधान में बहुत सारे बदलाव कर दिए 76 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर उसके बाद उनकी सरकार गिर गई क्योंकि उन्होंने अत्याचार मचाया, तो 1977 में इनकी सरकार गिरी और पार्टी में आ गई जनता पार्टी की सरकार। यहाँ थी इंदिरा गांधी जी, आपको लगा दिया था आपातकाल।
जैसे 77 में जनता पार्टी की सरकार आती है, वो तुरंत 78 में इस 42वें संविधान संशोधन को बदलने के लिए, रिवर्ट करने के लिए 44वां संविधान संशोधन करती है 1978 में। और जो बहुत सारी वो चीज़ें इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय गलतियाँ की, तो उस गलतियों को बदल देती। जैसे आपातकाल जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, तो वहाँ राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने के लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी, राष्ट्रपति खुद लगा सकते थे आपातकाल। राष्ट्रपति खुद आपातकाल लगा सकते थे। तो इंदिरा गांधी जी ने, मैं भी शायद एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, शायद फोन में कहा, और फोन में मात्र मौखिक वार्तालाप से ही राष्ट्रपति जी ने, इंदिरा गांधी जी से केवल मौखिक वार्तालाप हुई राष्ट्रपति जी की, और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। तो उन्होंने आपातकाल लगा दिया, तो इसलिए बोला गया कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती की बात है जो 42वें संविधान संशोधन में हुआ। तो उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में सुधारा गया कि केवल मौखिक नहीं दोस्तों, पहली बात तो लिखित रूप में, और दूसरी बात कि अपने स्वविवेक से राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकते, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते राष्ट्रपति स्वयं विवेक से। राष्ट्रपति को इसी 44वें संविधान संशोधन 1978 में बोला गया कि राष्ट्रपति को कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाना होगा तो उनको मंत्रिमंडल के सलाह के बिना वो नहीं लगा सकते, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल सब आ गया, क्योंकि इसी में लिख दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में कि मंत्रिमंडल प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए सबसे सर्वोच्च संस्था होगी, और उनके सलाह पर ही राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, ताकि कभी भी वह दिन दोबारा ना आए कि केवल इंदिरा गांधी जी फोन करें और राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा दें। कभी वो दोबारा दिन ना आए कि केवल प्रधानमंत्री फोन करें और राष्ट्रपति आपातकाल लगा दे। इसलिए उससे बचने के लिए मंत्रिमंडल के निर्णय की आवश्यकता होती है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए। इसलिए आपको 44वां संविधान संशोधन 1978 से मंत्रिमंडल शब्द इंट्रोड्यूस हुआ हमारे भारतीय संविधान में। पूरा इतिहास परचम आपका क्लियर हो गया। बताइए यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन होते हैं? वह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कैबिनेट मंत्री का बन सकता है, छोटा बड़ा आकार से उसकी शक्ति से बन सकता है, सर्वोच्च संस्था कौन उससे बन सकता है। हर एक लाइन से इसके क्वेश्चन है दोस्तों। इस संविधान संशोधन से आ सकता है, फिर कि मंत्रिपरिषद शब्द संविधान के शुरुआत में था कि मंत्रिमंडल, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हर एक चीज़ अपने आप में इतना गहराई के स्तर का क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आए तो सबसे छूटेगा, केवल आप में से जो पढ़े हैं बच्चे उनसे बस बनने वाला है। इसलिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कुछ अच्छे स्तर का कंटेंट मैं आपको देता हूँ जिससे आपको एग्जाम क्वेश्चन 100% बनेंगे बिना किसी डाउट के, याद रखिएगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए आप भी दोस्तों उस चीज़ को महसूस किया कीजिए, आप भी मेरे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तब तो मुझे भी लगना कि यार मेरे मेहनत को लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे और मेहनत करना है, बच्चों के लिए अच्छा करना है। ठीक है, तो सोचिए जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ इतना ही मेहनत मैं सेम पेड कोर्स में अगर पढ़ाऊँ बच्चों को, भाई जो पैसा दिए हैं, जो मतलब उसका मतलब वो अपने पद के लिए सीरियस है, सिंसियर है, तो उनको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा ना। वो इसी को पढ़ करके अपना किसी न किसी पद पे आज रूढ़ हो जाएंगे, किसी पद पे बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे, तो जीवन भर इज्जत करेंगे कि आप पैसा दिए थे हमारे सर इतना अच्छा पढ़ा। तो ये क्यों हम देखते हैं अपने आसपास के ट्रेंड में कि जब तक आदमी पैसा नहीं लगाता उसको कदर नहीं होती है सामने वाली चीज़ की। फ्री की चीज़ की इज्जत क्यों नहीं करना सीख रहे हैं आप लोग? इसी फ्री की चीज़ की इज्जत नहीं करते, इसलिए मैं लाइव क्लास ले रहा था, इतना धुरंधर तरीके से ले रहे थे। आप आज भी जाके देखिए जो लाइव क्लास हम चालू किए थे वो कितने धुरंधर था, इस तरीके से ले रहे थे, और सिर्फ आपके लापरवाही से आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए तो बंद करना पड़ गया। वैसे भी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर क्लास में बच्चों को पढ़ा दो फ्री में, और वैसे रुचि आप दिखाएं तब तो फ्री में पढ़ाऊँ मैं, मगर आप चाहते ही नहीं। आइए आपको थोड़ा सा कीमती समय लूँगा और उसमें आपको बहुत अच्छी बात सिखा दूंगा। ये हो गया क्लियर भाई सब चीज़? आइए सर देखिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे इसमें आपका 2 हिस्सा होता है। एक होता है भैया इंडियन जीएस का, समझेंगे ध्यान से, और एक होता है सर आपके CGGS का। आप छत्तीसगढ़ के मेन एस्पिरेंट है मान के चल रहा हूँ सर। मान लीजिए कि आपका 50-50 हिस्सा होता है, 50% इससे आता है और सर 50% हिस्सा इससे आता है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कोचिंग में हर एक बच्चा, कि 50% छत्तीसगढ़ से आएगा, छत्तीसगढ़ से आएगा, हर एक कोचिंग और हाउस कोचिंग पढ़ने वाला पढ़ाने वाला टीचर हो, हाउस कोचिंग का बच्चा भी केवल CGGS को एकदम घनिष्ठ तरीके से पढ़ता है। हर एक बच्चे को लगभग CGGS लगभग पता है, गलत पता सही पता नहीं, मगर सबको लगभग पढ़ते सबसे ज़्यादा CGGS को। जैसे अब सब बच्चे जब हर एक कोचिंग में CGGS ही पढ़ाया जा रहा है, हर बच्चा CGGS ही पढ़ रहा है, दोस्तों यहाँ तो आपका कॉम्पिटिशन जो है वो हो गया ख़त्म। अर्थात लगभग आप हर बच्चे लगभग एक जैसा नंबर ही इसमें अर्जन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, अर्थात कोई कंपटीशन नहीं, इसका मतलब कि आपको सिलेक्शन नहीं दिखाएगा, ये केवल आपको कंपटीशन में प्रवेश लिख दिलाएगा। किस 50% में लगभग सब के सब 35% क्वेश्चन लगभग जितने
पोस्ट चाहिए होते हैं, उसमें उतने लोग बना लेते हैं 35% क्वेश्चन इसमें। मगर मेन मार्क कहाँ खा जाते हैं? मेन मार्क खा जाते हैं कि वो स्कोर रखने बैठ जाते हैं और इंडियन जीएस उनका हो जाता है नील बट्टे सन्नाटा। और इसलिए एक चीज़ क्या आप देखते हैं कि सर वर्तमान समय में जितने भी पीएससी व्यापक के एग्जाम हो रहे हैं उसमें यूपीएससी जो नहीं, जिनका नहीं हुआ, जिन बच्चों का जो यूपीएससी तैयारी किए हैं, वो एस्पिरेंट्स आते हैं यूपीएससी की तैयारी छोड़ के आते हैं छत्तीसगढ़ में, केवल 1 साल पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, उनका सीजीपीएससी में हो जा रहा है, सीजी व्यापम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनका इंडियन जीएस ही स्ट्रॉन्ग है। तो सीजीजीएस का मटेरियल उपलब्ध है, सीजीजीएस के टीचर उपलब्ध है, सीजीजीएस सबका बड़ा बढ़िया है, इसलिए उस यूपीएससी वाले बच्चे का सीजीजीएस तो ठीक ठाक हो ही जाता है, सीजीजीएस तो उसका ठीक ठाक हो जाता है। मगर उसका क्योंकि इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग था यूपीएससी के पढ़ने की वजह से, इसलिए उसको इंडियन जीएस का प्रॉफिट मिलता है और वह किसी न किसी पद में बैठ जाता है और हमारे सीजी छत्तीसगढ़ के बच्चे यही के यही रह जाते हैं। तो इसलिए आप क्या देखते हैं कि हाँ सर, जितने लोग भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले आ रहे हैं उन्हीं लोग पद ले रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, आप देख लीजिए। क्योंकि उनका इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग है, अर्थात जब तक आपका इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप कभी भी किसी पद पर नहीं बैठ सकते। ये मुझसे आप लिख के आज ले लीजिए, जब तक आपका इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है आप किसी भी पद पे नहीं बैठ पाएंगे, चाहे व्यापम का हो, पीएससी का हो, किसी का हो, नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि यही वो पोर्सन है इंडियन जीएस जो आपको सिलेक्शन दिलवाता है, ये आपको कंपटीशन एग्जाम में कंपटीशन में लेके आता है, मगर सिलेक्शन यह दिलवाता है। इसलिए ये तो दोस्तों सब पढ़ते हैं और आपको भी पढ़ना पड़ेगा, मगर यही वो हिस्सा है इंडियन जीएस का जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके उतने ज़्यादा नंबर। और इस इंडियन जीएस में भी सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है हमारे छत्तीसगढ़ के पीएससी व्यापम में, वो है दोस्तों आपका इंडियन हिस्ट्री का, और दोस्तों आपके इंडियन पॉलिटी का या कॉन्स्टिट्यूशन का। लगभग आप जब भी देखेंगे तो इससे 5-7 क्वेश्चन है, तो इससे 5-7 क्वेश्चन, अर्थात 12-15 क्वेश्चन तो इंडियन जीएस के केवल 15-17 क्वेश्चन है, 12-15 क्वेश्चन केवल इंडियन जीएस में 2 सब्जेक्ट से दिखते हैं। और फिर भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो इसका वैल्यू अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप खुद देखिए कि आपको कैसे, आप समझ पा रहे हैं कि आपको किस जगह की तैयारी करनी है। इसलिए आपका मार्गदर्शन आँख खोलने के लिए इसको बनाया हुआ चार्ट अभी मैं, कि आपको रियल मैंने तैयारी इसकी करनी होगी, इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग करना होगा, सीजीजीएस पढ़ते रहिए मगर इस पर अपना कमांड बनाना चालू कीजिए, अन्यथा आप पोस्ट नहीं ले पाएंगे। और आप खुद कितने सारे बच्चे हों जो लगभग बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं मगर आज तक किसी पोस्ट पे नहीं है। उसका कारण बस यही है कि इंडियन जीएस हमारे यहाँ के कोचिंग का वीक है, तो वहाँ के टीचर का भी वीक है, तो बच्चों का भी वीक है। समझ में आया बात? इसलिए तो इंडियन जीएस जब फ्री में मिल रहा है दोस्तों इससे उस लेवल का जिससे क्वेश्चन आजकल बनते हैं व्यवहारिक स्तर का, तो आता है व्यवहारिक स्तर का क्वेश्चन, तब क्या बोलते हैं, हाँ इसरो का एग्जाम बना दिया, डीआरडीओ का एग्जाम बना दिया। अरे भैया वो सीजीपीएससी व्यापम नॉर्मल एग्जाम ही बना के रखा है उसको, मगर वो बस व्यवहारिक ज्ञान पूछ रहा है और आप रट रहे हैं सैद्धांतिक ज्ञान। अनुच्छेद 12 में देख मेरे को याद है ये है, अनुच्छेद 13 में है। अरे भैया काम खत्म। अनुच्छेद 12 का महत्व क्या है, उसका व्यवहारिक मतलब क्या है, आजकल उससे क्वेश्चन आ रहा है ना। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा, आप आँखें थोड़ी बहुत भी खुली होगी तो बहुत अच्छी बात है। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको आप शेयर करेंगे भैया, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसको पढ़ाते रहूँगा फ्री में ही। और फ्री में ही आपको सोचिए अगर इंडियन जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये तो आप पहले से पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो गया फ्री में ही पढ़ के मुझसे, सिर्फ लाइक कमेंट शेयर, जिसमें पैसा नहीं लगता है, मेहनत भी नहीं लगता कि 4 घंटा आपको हल चलाना है, टच करना है, टाइप करना है, शेयर करना है, किसी में पैसा नहीं लगता, ना मेहनत कि 50 किलो उठा के चलना है, सिर्फ उतना काम आपसे नहीं हो रहा है। तो सोचिए अगर मैं फिर इसको बंद कर दूँ तो ये वाला हिस्सा आपका हमेशा ही अधूरा रह जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और इसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी आता है। मैंने आपको इन छत्तीसगढ़ का जीएस, इंडियन ज्योग्राफी, सीजी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मिला के पढ़ाना चालू किया था। और आप लोग क्या किए, मैंने आप लोग एक ही चीज़ किए बस, इंडियन ज्योग्राफी जब मैं पढ़ाना चालू किया तो उसको भी वैसे ही लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किए, वो बंद हो गया। नहीं तो आप जो भी अभी तक जितना क्लास उसमें डला है जाके देखिए कि उस तरह का क्लास आप पूरी यूट्यूब में कहीं पढ़े होंगे, या छत्तीसगढ़ में भी आप कहीं से पढ़े ना, आप जाके उस समय का लाइव क्लास का वीडियो देखिए और बताइए कि उस तरह का क्लास के आप जहाँ भी कोचिंग पढ़े हो आप उस तरह का क्लास पढ़े थे क्या, और क्या उस तरह का जब आप पढ़ते तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा क्या आपका, तो आंसर है नहीं। और आप मैंने बोलने पे मत मानिए, जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और जो 12-13 जो भी क्लास हुआ होगा लाइव क्लास है ना, उस पर जाके आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर एक क्वेश्चन वहाँ से सिंगल नहीं छूटने वाला है। ठीक, तो या तो दोस्तों आप इन फ्री की चीज़ का इज्जत कर लीजिए, और अन्यथा जैसा हम पढ़ाते थे डिटेल में जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप फिर पेड कोर्स लेकर के पढ़िए। पेड कोर्स में भैया मैं उसमें आपका बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा चुका हूँ मैं खुद भी। जैसे अब आप क्या देखते हैं सर, सीजीपीएससी व्यापम दोनों में आप देखेंगे कि साइंस का पोर्सन अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, साइंस का पोर्सन, मैथ्स का पोर्सन अब फिर से स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, अच्छे स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, साइंस के।
दोस्तों आपको फिर से नए एग्जाम का जब ट्रेंड बदलता है आपको बदलना होगा खुद को। अभी आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करना है पता है, इंडियन जीएस, और इंडियन जीएस में भी ये सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोपॉलिटी, जियोग्राफी, और इसके बाद दोस्तों साइंस। आपको बता दूँ क्योंकि साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी अच्छे स्तर के आ रहे हैं, तो साइंस भी स्ट्रॉन्ग करना चालू कीजिए। ये 4 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चालू करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपका इंडियन जीएस का लगभग पूरा क्वेश्चन बनेगा आपसे। इसलिए स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दीजिए अगर आपको कोई पोस्ट लेने के लिए पढ़ना है तो, अन्यथा तो सब अपने मौज मस्ती के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज पढ़िए, कल आपको अपने दोस्त यारों के समय आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, फिर आपके परिवार वाले आपको बोलेंगे 4 साल हो गए 5 साल हो गए पढ़ते हुए, अब कमा धमा कब तक पढ़ते ही रहेगा। धीरे धीरे दिन सब समाज आपका साथ छोड़ता जाएगा और उसकी गलती सिर्फ आपकी होगी क्योंकि आपने सही समय पर सही डिसीजन ले लिया है ना। एक निर्णय ही किसी व्यक्ति को सही स्थान तक पहुंचाती है, तो आप देखिए कि आपका निर्णय क्या है, तो उस हिसाब से आप किसी अच्छे स्थान पे पहुंचेंगे। और जिनको सोचना है कि भैया फ्री में पढ़ा रहे सब से बहुत लंबा समय लगेगा, तो इनको बहुत पहले वो पढ़ चुके हैं मगर उनको फिर से अच्छे स्तर का पढ़ना है, नॉलेज है उनको सब सब्जेक्ट का मगर अच्छे स्तर पर पढ़ना है, तो उनका ज़्यादा समय नहीं है, जिनका 2 साल 3 साल बीत गया है, तो उसको पेड कोर्स लीजिए, वहाँ सब पहले से डला हुआ है प्ले लिस्ट, वहाँ जाके सीधा सीधा पढ़ना चालू कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो छूटा है वो रिवाइज होता चला चलता है। तो मैं बात तो आप पेड कोर्स लेके भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, और फ्री में पढ़ना तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बस इज्जत कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ। मेरे को भी लगे कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत दिल टूटता है यार जब इतना मेहनत करता हूँ और आप लोग नहीं देखते हैं। ठीक, चलिए तो लेते हैं सभी, आपसे अलविदा लेते हैं भैया, हो गया भैया। चलिए तो भैया आप सबसे अलविदा लेते हैं, दुआ करते हैं आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।